नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार सैनी है। मेरे YouTube चैनल TS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट 3 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 9 सिंगुलर पॉइंट्स की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर चैप्टर नंबर 9 सिंगुलर पॉइंट्स का 11 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम्स का अध्ययन करेंगे, जिसका स्टेटमेंट है कि विश्लेषित फलन अनंत या अनिवार्य वियुक्त विचित्रता के प्रतिवेश में परिबद्ध नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि एक एनालिटिक फंक्शन लेना है आपको और एक पॉइंट लेना है जो कि या तो क्या हो, इस फलन का अनंत हो या फिर अनिवार्य वियुक्त विचित्रता हो, और उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, बाउंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक भाई, तो ये आपके थ्योरम का स्टेटमेंट है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया गया है, एक एनालिटिक फंक्शन दिया गया है, साथ ही साथ एक विचित्रता दी गई है जो कि अनंतक है और अनिवार्य युक्त विचित्रता है। और आपको क्या शो करना है, ये अनंतक या अनिवार्य युक्त विचित्रता इस के नेबरहुड में ये फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं थ्योरम का प्रूफ। तो सबसे पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिख लीजिए। तो आपको दिया गया है एक एनालिटिक फंक्शन, दिया गया है f, दिया गया है f ऑफ z प्रांत d पर एक विश्लेषिक फलन है। प्रांत d पर एक विश्लेषिक फलन है। प्रांत d पर एक विश्लेषिक फलन है। ठीक भाई, क्या है, एक विश्लेषिक फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक भाई, किस प्रकार से परिभाषित है, दैट इज f from d to c, f from d to c such that f of z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v, f of z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v। ठीक है, जहां u तथा v, जहां u तथा v x व y के वास्तविक मान फलन है। x व y के वास्तविक मान फलन है। x व y के वास्तविक मान फलन है। ठीक है, अब आपको एक एनालिटिक फंक्शन दे रहे, तो इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आपको क्या दिया है कि आपको एक विचित्रता दी गई है जो कि क्या है, इस फंक्शन की अनंतक या अनिवार्य वियुक्त विचित्रता है। ठीक है, तो देखो माना z बराबर a, f ऑफ z की, माना z बराबर a, f ऑफ z की अनंतक या अनिवार्य वियुक्त विचित्रता है। अनंतक या अनिवार्य वियुक्त विचित्रता है। ठीक भाई, z बराबर a क्या है, f ऑफ z की अनंतक या अनिवार्य वियुक्त विचित्रता है। ठीक है, अब देखो आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि इस विचित्रता के नेबरहुड में फंक्शन क्या है, बाउंडेड नहीं है, कि इस विचित्रता के नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो लिख दीजिए। तब हमें सिद्ध करना है, कि विचित्रता z बराबर a के प्रतिवेश में,
ए के प्रतिवेश में एफ ऑफ जेड, ए के प्रतिवेश में एफ ऑफ जेड फलन एफ ऑफ जेड फलन एफ ऑफ जेड परिबद्ध नहीं है। तब हमें सिद्ध करना है कि विचित्रता z बराबर a के प्रतिवेश में फलन परिबद्ध नहीं है। फलन क्या नहीं है? परिबद्ध नहीं है। ठीक भाई, ये आपको सिद्ध करना है। आप देखो, इस आपको क्या दिया गया है? आपको z बराबर a फलन f ऑफ z की व्युक्त विचित्रता, अनिवार्य व्युक्त विचित्रता या अनंतक विचित्रता दी गई है। ठीक है, तो देखो कि आपको अनंतक दी गई है, आपको जो विचित्रता दी गई वो या तो अनंतक है या अनिवार्य व्युक्त विचित्रता है। तो आप क्या कह सकते हो कि फलन एफ ऑफ जेड के जेड बराबर ए के नेबरहुड में लोरेंट एक्सपेंशन के मुख्य भाग में या तो पदों की संख्या सीमित होगी या पदों की संख्या इनफाइनाइट होगी। मतलब या तो पदों की संख्या सीमित होगी इसके लोरेंट एक्सपेंशन में, या फिर लोरेंट एक्सपेंशन के मुख्य भाग में, या फिर पदों की संख्या अनंत होगी। ठीक है, तो ये लिख दीजिए, चूंकि z बराबर a, चूंकि z बराबर a एफ ऑफ जेड की अनंतक या अनिवार्य वियुक्त विचित्रता है, अनिवार्य वियुक्त विचित्रता है। तो फलन एफ ऑफ जेड के, तो फलन एफ ऑफ जेड के जेड बराबर ए के प्रतिवेश में, जेड बराबर ए के प्रतिवेश में फलन एफ ऑफ जेड, या फिर आप लिख सकते हो तो जेड बराबर ए के प्रतिवेश में, तो जेड बराबर ए के प्रतिवेश में फलन एफ ऑफ जेड के, तो जेड बराबर ए के प्रतिवेश में फलन एफ ऑफ जेड के लोरेंट एक्सपेंशन में, फलन एफ ऑफ जेड के लोरेंट एक्सपेंशन के मुख्य भाग में, लोरेंट एक्सपेंशन के मुख्य भाग में पदों की संख्या, मुख्य भाग में पदों की संख्या या तो सीमित होगी या अनंत होगी, ठीक है, या तो सीमित होगी या फिर क्या होगी? अनंत होगी। अब देखिए, अब सीमित हो चाहे अनंत हो तो आप क्या कर सकते हो? आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो कैसे? अतः या अर्थात एफ ऑफ जेड बराबर समेशन एन बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन। ठीक है, ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन। ठीक, जहां कोफिशिएंट ए एन का मान भी क्या होगा? जहां ए एन बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन प्लस 1। ठीक है, जहां ए एन बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर तो डी जेड बटा जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन प्लस 1। ठीक है, आप देखो, आप इसको आप क्या करो, आप एन को आप माइनस एन जो भी नेगेटिव टर्म्स हैं भाई, ये एन कहाँ से कहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो आप देखो एन
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो आप ऐसे करो, जीरो से इन्फिनिटी तो एज इट इज रहने दो, माइनस इन्फिनिटी से जो जीरो तक है उसको आपने क्या मान लिया, इसको मान लिया आपने माइनस एम, ठीक है। और इस माइनस एम को आप क्या मान सकते हो, इस माइनस एम को आपने मान लिया एम, ठीक है भाई। या फिर ये क्या कह सकते हो, ये जो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है ये क्या है, एन की वैल्यूज है, ठीक है। इन एन की ये जो नेगेटिव है एन की वैल्यूज है ना, इनको आपने क्या मान लिया, माइनस एम मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया आपने, इनको माइनस एम मान लिया। माइनस एम मान लिया तो अब देखो कैसे सोल्व हो जाए, कैसे चेंज हो जाएगी इक्वेशन कि एन बराबर माइनस एम, एन बराबर माइनस एम लेने पर, ठीक है। एन बराबर माइनस एम लेने पर, सॉरी रुको ये डिफरेंस गलती हो गई, यहाँ प्लस एन आएगा, ठीक है। एन बराबर माइनस एम लेने पर अब देखिए एन बराबर आपने माइनस एम ले लिया तो ये कोफिशिएंट कैसे चेंज हो जाएगा, ए माइनस एम बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एम प्लस 1, ठीक है। ए माइनस एम बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एम प्लस 1, ठीक है। अब आप ऐसे करो, आप ये भी मान लो कि आप कॉन्ट्रडिक्शन के लिए कि जो ये फंक्शन है ये क्या है, बाउंडेड है। सिद्ध तो आपको क्या करना है, बाउंडेड नहीं है, जबकि आप उल्टा मान लो कि ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। किसके नेबरहुड में, जेड बराबर ए के नेबरहुड में। माना जेड बराबर ए के प्रतिवेश में, माना जेड बराबर ए के प्रतिवेश में एफ ऑफ जेड परिबद्ध नहीं, फिर परिबद्ध है, एफ ऑफ जेड परिबद्ध है। अब एफ ऑफ जेड परिबद्ध तो आप क्या कह सकते हो, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन रियल नंबर कैपिटल एम बिलोंग्स टू आर सच दैट मोड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम, मोड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम, मोड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, ये जो कोफिशिएंट है इनका मॉडुलस लीजिए, तो इस कोफिशिएंट का मॉडुलस क्या हो जाएगा, मोड माइनस ए एम, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एम प्लस 1, ठीक है। ये आपने मान लिया। अब ये सॉरी आपने मॉडुलस ले लिया। अब देखिए अब क्या कीजिए, अब आपने जो आपको फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन कैसा है, विश्लेषिक फलन है। ये फंक्शन कैसा है, प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, और प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, और साथ के साथ ये जेड बराबर ए क्या है, ये जेड बराबर ए क्या है, इस फलन एफ ऑफ जेड की अनंतता या अनिवार्य विचित्रता है, ठीक है। ये जेड बराबर ए क्या है, एफ ऑफ जेड की अनंतता या अनिवार्य विचित्रता है। अब आप ऐसे करो, इस जेड बराबर ए को सेंटर मानो भाई, इस पॉइंट, यही तो पॉइंट है सिंगुलरिटी वाला पॉइंट, और तो थोड़ी है, और थोड़ी नहीं है पॉइंट, और पॉइंट नहीं है, तो यही पॉइंट सिंगुलरिटी का है। इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आप एक सर्किल बनाएंगे, जिसकी रेडियस कितनी ले लीजिए आप, जिसकी रेडियस ले लीजिए आप रो, ठीक है। इसकी रेडियस आप ले लीजिए रो, और उस जेड बराबर ए के डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड में फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है, विश्लेषिक है। फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है, विश्लेषिक है, और फंक्शन एफ ऑफ जेड विश्लेषिक है, तो आप कह सकते हो कि आपको दो संख्या स्मॉल आर और स्मॉल एप्सिलॉन, स्मॉल आर और स्मॉल एप्सिलॉन इस प्रकार मिलेंगी कि ये जो आपका सीरीज है, ये जो आपकी लॉरेंट प्रसार दिया गया, जो ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, उस नेबरहुड में कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक भाई। ये जो योग श्रेणी है, ये योग श्रेणी क्या हो जाएगी, योग श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, ठीक है। समझ नहीं आता, देख लीजिए, आपको सिर्फ ये पॉइंट दिया गया, सिंगुलरिटी वाला पॉइंट दिया है, मतलब इस पॉइंट पे फलन विश्लेषिक नहीं है, तो इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आप क्या करो, सर्किल बनाओ, ठीक है। इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपने क्या कर लिया, सर्किल बना लिया। इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपने सर्किल बना लिया। इस सर्किल की रेडियस कितनी है, इस सर्किल की रेडियस है रो, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, रो है।
अब आप देखो इस सर्किल की रेडियस अगर रो है तो इस सर्किल के क्या नाम से निष्कासित या इस पॉइंट की निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश सॉरी निष्कासित रो प्रतिवेश या डेल्टा प्रतिवेश में आप क्या करोगे, इस पॉइंट को हटा दोगे और आप देखते हो कि इसके डेल्टा प्रतिवेश में ये जो फलन है ये फलन कैसा है, ये फलन आपका विश्लेषित है। दोबारा से देख लीजिए, ये पॉइंट आपका सिर्फ सिंगुलरिटी वाला पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पे फलन विश्लेषित नहीं है, इस पे विश्लेषित नहीं है, तो आपने इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल बनाया रो रेडियस का, मतलब सर्किल का इक्वेशन क्या हो गया, मॉड z माइनस a बराबर रो। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने इस z बराबर a का डिलीटेड डेल्टा नेबोर्ड बनाया, तो डिलीटेड डेल्टा नेबोर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 0 लेस देन मॉड z माइनस a लेस देन डेल्टा लेस देन रो। ठीक है, ये इसका डिलीटेड डेल्टा नेबोर्ड हो जाएगा। और इस डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड के अंदर ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन विश्लेषित होगा, और ये फंक्शन विश्लेषित होगा तो ये योग श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, ये योग श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। यह आपने देखा था कि एक घात श्रेणी अपने अभिसरण वृत्त के अंदर किसको निरूपित करती है, विश्लेषित फलन को निरूपित करती है। ठीक है, तो ये घात श्रेणी है, ये अपने विश्लेषित, ये अपने अभिसरण वृत्त, ये कैसा वृत्त है, एक तरीके से देखा जाए तो इस अभिसरण वृत्त के अंदर क्या निरूपित कर रही है, विश्लेषित फलन निरूपित कर रही है। या फिर आप उल्टा भी कह सकते हो कि इस अभिसरण वृत्त के अंदर आपको कोई फंक्शन दिया गया है f ऑफ z, वो अगर विश्लेषित है तो उसके संगत घात श्रेणी भी क्या होगी, विश्लेषित होगी, या सॉरी घात श्रेणी अभिसृत होगी, ना कि अपसारी होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, तो देखो माना z बराबर माना z बराबर, या ऐसे करो, क्योंकि z बराबर a को केंद्र मानते हुए एक रो त्रिज्या का वृत्त C बनाया, केंद्र मानते हुए एक रो त्रिज्या का वृत्त C बनाया। ठीक है, वृत्त C बनाया, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, that is C such that mod z minus a बराबर रो। ठीक है, C such that mod z minus a बराबर रो। तब हम जानते हैं कि इस अभिसरण वृत्त के अंदर फलन f ऑफ z, वृत्त के अंदर फलन f ऑफ z विश्लेषित फलन है। फलन f ऑफ z कैसा फलन है, विश्लेषित फलन है। ठीक भाई, कैसा फंक्शन है, विश्लेषित फलन है। दैट इज देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that 0 less than mod z minus a less than delta less than rho। इस प्रकार है या फिर कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that 0 less than z minus a less than delta less than rho में फलन f ऑफ z या श्रेणी समीशन n बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी an z माइनस a की होल पावर n अभिसृत होती है, ठीक है भाई, क्या होती है, अभिसृत होती है। ठीक है, अब देखिए
अभिसृत होती है। तो अब देखो ये अभिसृत होती है तो विश्लेषिक फलन को निरूपित कर ही रही है। तो अब आप क्या कहो, अब आप इस मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करो। और इस मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी मोड ए माइनस एम बराबर 1/2 पाई 1/2 पाई मॉडुलस इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एम प्लस 1। ठीक है, अब अगेन मॉडुलस फाइंड आउट कीजिए तो क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस एम बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी मॉड एफ ऑफ जेड मॉड डी जेड बटा मॉड जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एम प्लस 1। ठीक है, अब देखिए मॉड एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड एफ ऑफ जेड की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू एम, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एम बटा 2 पाई, फिर इंटीग्रेशन सी और मॉड डी जेड, और मॉड जेड माइनस ए की वैल्यू क्या है, मॉड जेड माइनस ए की वैल्यू है रो। ठीक है, क्या है रो, तो ये हो जाएगा रो की पावर माइनस एम प्लस 1, तो ये हो जाएगा रो की पावर माइनस एम प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन सी मॉड डी जेड, और आपको पता है इंटीग्रेशन सी मॉड डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई रो, या फिर ये क्या हो जाएगी चाप की लंबाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड ए माइनस एम लेस देन इक्वल टू एम इंटू 2 पाई रो बटा 2 पाई रो की पावर माइनस एम प्लस 1। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो सिर्फ क्या शेष बचेगा, आपके पास शेष बचेगा ओनली एम अपॉन रो की पावर माइनस एम। ठीक है, क्या शेष बचेगा, एम अपॉन रो की पावर माइनस एम, जिसको आप क्या लिख सकते हो, जिसको लिख सकते हो एम इंटू रो की पावर एम। ठीक है, इसको लिख दो मॉड ए माइनस एम लेस देन इक्वल टू एम इंटू रो की पावर एम। ठीक है, अब आपको पता है कि रो क्या है, आर्बिट्रेरी है, रो आर्बिट्रेरी है, और स्मॉल एम की वैल्यू क्या है, स्मॉल एम की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो आप जब रो की वैल्यू आर्बिट्रेरी तो इसकी वैल्यू आप क्या मान लो 0 मान लो, आर्बिट्रेरी तो कुछ भी मान सकते हो, इसकी वैल्यू 0 मानते हो तो इन कोफिशिएंट्स का मान क्या होगा 0, इन कोफिशिएंट्स का मान 0 हो गया, मतलब किस किस का मान 0 होगा, कि जितने भी नेगेटिव टर्म्स के सापेक्ष, जितने भी नेगेटिव पूर्णांक के सापेक्ष जो भी कोफिशिएंट है वो सभी 0 है। कहने का मतलब समीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समीशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक था। ठीक है, समीशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक था, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की सभी का जो कोफिशिएंट्स का मान है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये समीशन क्या हो जाएगा, ये समीशन 0 से इन्फिनिटी बचेगा, और जब 0 से इन्फिनिटी बचेगा तो z बराबर a क्या हो जाएगा, z बराबर a यहाँ पे वियुक्त विचित्र, सॉरी z बराबर a अपनी विचित्रता हो जाएगी, वियुक्त विचित्रता तो है लेकिन कौन सी हो जाएगी, अपनी विचित्रता हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस फलन के एफ ऑफ जेड के z बराबर a के नेबरहुड में जब आप लोरेंट प्रसार करते हो तो उसके मुख्य भाग में पदों की संख्या क्या है, ऋणात्मक घातक पदों की संख्या 0 है, 0 है, तो कौन सी विचित्रता है, अपनी विचित्रता है, जो कि क्या है हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, जो कि क्या है हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, जहाँ पे m के मान क्या हो जाएगा, m का मान हो जाएगा 0 1 2 इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए चूंकि रो स्वेच्छ संख्या है, चूंकि रो स्वेच्छ संख्या है, अतः रो बराबर 0, अतः रो बराबर 0। दिस implies mod minus am less than equal to 0। दिस implies a minus m बराबर 0 किसके लिए, each m बराबर 1 2 इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, मतलब जितने भी ऋणात्मक घातों के कोफिशिएंट्स हैं, कि z माइनस a की ऋणात्मक घातों कोफिशिएंट है उनका मान क्या है 0 है, मतलब
कि ये जो विचित्रता है z बराबर a ये अनंत और अनिवार्य रूप से विचित्रता नहीं है। अर्थात z बराबर a f ऑफ z की z बराबर a f ऑफ z की अनंत तक या वियुक्त अनिवार्य विचित्रता नहीं है, या वियुक्त अनिवार्य विचित्रता नहीं है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है, आपने फलन f ऑफ z को क्या मान लिया? बाउंडेड मान लिया, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। अतः फलन f ऑफ z अनंत या वियुक्त अनिवार्य विचित्रता के प्रतिवेश में, अतः फलन f ऑफ z अनंत या वियुक्त अनिवार्य विचित्रता के प्रतिवेश में परिबद्ध नहीं होता। विचित्रता के प्रतिवेश में परिबद्ध नहीं हो सकता या परिबद्ध नहीं होता, प्रतिवेश में परिबद्ध नहीं होता। ठीक भाई, क्या नहीं हो सकता? परिबद्ध नहीं होता। तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती हुई। ठीक है, ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट है, वो सिर्फ एक डेफिनेशन आपकी कौन सी? एनालिटिक फंक्शन, सॉरी सर्वत्र विश्लेषीकरण, एंटायर फंक्शन। ठीक है, कौन सी डेफिनेशन है वो? एंटायर फंक्शन। अब देखो एंटायर फंक्शन होते क्या है? अभी तक आपने विश्लेषिक फलन पढ़ा, लेकिन कुछ विश्लेषिक फलन ऐसे मिले थे कि जिनके पास विचित्रता थी, लेकिन अब की बार हम उन विश्लेषिक फलनों की बात करेंगे जिनके पास कोई विचित्रता नहीं होती, जिनके पास सम्मिश्र तल में कोई भी विचित्रता नहीं होती। और वो फलन क्या कहलाते हैं? जिनकी सम्मिश्र तल में कोई विचित्रता नहीं होती, कौन से फलन कहलाते हैं? सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए आपकी नई डेफिनेशन है सर्वत्र विश्लेषिक फलन। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी सर्वत्र विश्लेषिक फलन। ठीक है, सर्वत्र विश्लेषिक फलन या फिर एंटायर फंक्शन। देखिए आपने अभी तक जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़े उनमें से देखा कुछ तो एनालिटिक होते हैं, कुछ एनालिटिक नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एनालिटिक तो होते हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स पर वो एनालिटिक नहीं होते। ठीक है, वे फंक्शन जो कुछ पॉइंट्स को छोड़ के सभी पॉइंट्स पे अगर एनालिटिक हो तो उन पॉइंट्स के पास क्या होती है? सिंगुलरिटी होती है। वो सिंगुलरिटी दो टाइप्स की हो सकते हैं कि मतलब उन पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है? विश्लेषिक नहीं होता। मतलब है कहने का मीनिंग ये है कि फंक्शन हमने तीन टाइप्स के पढ़े थे। एक तो वे फंक्शन जो विश्लेषिक ही नहीं होते, दूसरे वे कि जो विश्लेषिक तो होते हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स को छोड़ के वो विश्लेषिक नहीं होते, बाकी सभी पॉइंट्स पर विश्लेषिक होते हैं। और एक वो जो सभी जगह क्या होते हैं? विश्लेषिक होता है, मतलब उनकी कोई सिंगुलरिटी नहीं होती। तो अब हम उन फंक्शंस की बात करेंगे जो सभी जगह विश्लेषिक होते हैं। तो वे फंक्शन जो कि संपूर्ण सम्मिश्र तल में क्या होता है? विश्लेषिक फलन होता है, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहलाते हैं या फिर एंटायर फंक्शन कहलाते हैं। और इन फंक्शंस के पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है, कौन सी? सिंगुलरिटी होने की, कि इन्फिनिटी सिर्फ ही सिंगुलरिटी ही हो सकती है, कि अनंत तक सॉरी इन्फिनिटी है जो इन फलनों की क्या होती है? सिर्फ ओनली एक सिंगुलरिटी होती है, इसके अलावा पूरे सम्मिश्र तल में कोई सिंगुलरिटी नहीं होती।
ठीक है, तो देखो सर्वत्र विश्लेषिक फलन, वह सम्मिश्र फलन, वह सम्मिश्र फलन, वह सम्मिश्र फलन जिसके जिसके सम्मिश्र तल में, संपूर्ण नहीं, ओनली सम्मिश्र, जिसकी सम्मिश्र तल में, सम्मिश्र समतल में कोई विचित्रता नहीं होती, कोई विचित्रता नहीं होती। क्या कहलाती है? कोई विचित्रता नहीं होती। वह सम्मिश्र फलन जिसके सम्मिश्र समतल में कोई विचित्रता नहीं होती क्या कहलाते हैं? सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहलाते हैं। सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहलाते हैं। सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहलाते हैं। अर्थात 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 अनंत या इन्फिनिटी, अर्थात अनंत ही केवल एक विचित्रता, अनंत ही इन फलनों की, अर्थात अनंत ही इन फलनों की एक ही विचित्रता होती है। अनंत ही इन फलनों की एक ही विचित्रता होती है। अर्थात अनंत ही इन फलनों की केवल एक ही विचित्रता होती है। केवल एक ही विचित्रता होती है। केवल एक ही विचित्रता होती है। ठीक है भाई, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई सर्वत्र विश्लेषिक फलन की। और आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तभी ही मिलेगा।